चैप्टर जो हम 5 देख रहे हैं बेटा, उस चैप्टर 5 के अंदर हम लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर जो पुष्प क्रम है उसके प्रकार देखे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बुक के अंदर मटेरियल नहीं है, मैंने आपको फिर भी अच्छे से डायग्राम जो है सही समझाने का प्रयास किया है ना। और आपको वो जो चीजें हैं जो बुक में नहीं है, आपको लगेगा मैम क्यों पढ़ा रही है, इन क्वेश्चंस उसमें से क्या है किए जाते हैं। और अगर आप पढ़ते हो तो भी लॉस कुछ नहीं है, घर पे बैठे हो आराम से पढ़ सकते हो। आपको नीट में बहुत मदद मिलेगी अगर आप चाहते हो कि आगे जाके नीट जो है हम लोग क्रैक करें, तो उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाली है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे के सारे प्रकार जो है उनको आप अच्छे से पढ़ लें। और क्योंकि बुक के अंदर नहीं है तो आपको जो पीडीएफ दी गई है वो भी आप उतार लें, है ना, पुष्प क्रम के प्रकारों की। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर के अंदर है, जो अभी कोर्स के अंदर है हमारा, वो है पुष्प। पुष्प क्या चीज है? पुष्प जो होता है वो रूपांतरित प्ररोह है ना। क्या होता है देखो, जैसे दो चीज होती है, कोई भी बीज है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक तो होता है मूलांकुर और दूसरा होता है प्रांकुर। तो प्रांकुर जो होता है उससे प्ररोह का निर्माण होता है, यानी तना होता है। और मूलांकुर किसकी निर्माण करते हैं? जड़ का निर्माण करती है। आगे बात समझ में। तो ये जो तने वाला हिस्सा है, इसका अग्र हिस्सा जो होता है वो क्या करता है? पत्तियां बनाना, कली होती है जो पत्तियां बनाना बंद कर देती है, और वो कली जो है वो किसका निर्माण कर लेती है? पुष्प का निर्माण कर लेती है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि लैंगिक अंग होता है किसका? पादप का। आगे का समझ में, यानी जनन अंग होता है पादप का। तो रूपांतरित प्ररोह जो है वो पुष्प है, और लैंगिक अंग है मतलब ये जनन में क्या करता है? मदद करता है। तो इससे रिलेटेड, इसकी संरचना से रिलेटेड जो है मैंने आपको जो पीडीएफ सेंड की है वो आपको मैं समझा देती हूँ। देखो पुष्प क्या है अथवा पुष्प किसे कहते हैं, परिभाषा पूछी जाती है सीधी सीधी। तो आवृत बीजी पौधों में ये पाया जाता है, यानी जिनके बीज क्या है? फल में ढके रहते हैं। तो आवृत बीजी जो पादप है उनके अंदर ये पाया जाता है पूर्ण परिवर्तन के पश्चात। ठीक है, यानी आवृत बीजी पादप का पूरा जब विकास हो जाता है तो प्ररोह पर बनी एक विशेष संघनित संरचना होती है जिसे हम पुष्प कहते हैं। या आप सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो आप ये भी लिख सकते हो कि रूपांतरित प्ररोह जो होती है उसको पुष्प कहते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद ये एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसको मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया बेटा। तो देखो, एक जो है ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प वृंत होता है, सवृंत पुष्प कहलाता है ना। यहाँ पर देखो चीजों को हम समझेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पर पुष्प जो होता है, वृंत क्या होता है, पुष्पासन क्या होता है वो समझा देती हूँ। उसके बाद आप सारे जो पार्ट्स हैं वो हम लोग देखेंगे। तो देखो संरचना को समझने से पहले जब आप एक फ्लावर को देखते हो तो एक जैसे ये शाखा है ना, इसके ऊपर ये फ्लावर ऐसे लगा हुआ है, ये फूल इस तरह से लगा हुआ है ना। तो ये जो धागे जैसी संरचना है जो इसको तने से जोड़ने का काम करती है इस पुष्प को, ये धागे जैसी की संरचना जो है वो क्या कहलाती है? पुष्प वृंत कहलाती है। आगे बात समझ में। फिर उसके बाद ये जैसे ये पुष्प वृंत है, मतलब मैंने इसको यहाँ से प्लग कर लिया, तोड़ लिया, तो ये पुष्प वृंत हो गया। अब ये पुष्प वृंत का आगे वाला हिस्सा जो है वो फूल जाता है, इसको पुष्पासन कहते हैं। और इस पुष्पासन के ऊपर जो बाकी पार्ट है पुष्प के वो लगे रहते हैं। हरी पत्ती जैसी संरचना होती है उसे हरी पत्ती जैसी जो संरचना है उसे बाह्यदल कहेंगे। ठीक है, और जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है उसे दल कहेंगे। अरे बात समझ में। तो इस तरीके से जो है पुष्प की जो संरचना होती है वो पाई जाती है। तो देखो अभी समझाती हूँ मैं आपको। फ्लावर की स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं हमारे पीडीएफ से। तो देखो पुष्प जो है उसकी संरचना में ये नीचे जो आप ग्रंथल जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये पुष्प वृंत है, ये फूला हुआ सब क्या है? पुष्पासन है। ये जो हरी हरी पंखुड़ियां लगी रहती है ये बाह्य जो है दलपुंज है, मतलब सारों को कंबाइंडली हम दलपुंज कहते हैं। और एक जो होगा उसको क्या कहेंगे? बाह्य दल कहेंगे। जैसे ये पुष्प का पुष्पासन है, और इसके ऊपर अगर आप रोज को देखते हो तो बहुत सारी ऐसी पंखुड़ियां होती है हरी हरी, नीचे नीचे की तरफ लटकी हुई रहती है ना। तो वो जो संरचना होती है उसको ये देखो, ये क्या है?
एक को अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। लेकिन अगर हम इनको, ये जैसे एक है, ठीक है, ये दूसरी है, तो इसको हम कंबाइंडली बोलेंगे तो बाह्य दल पुंज बोलेंगे। आगे बात समझ में। तो बाह्य दल पुंज पाया जाता है, ये पुष्प व्रंत है, ये पुष्पासन है, पुष्पासन के ऊपर बाह्य दल पुंज। और ये आप जो कलरफुल हिस्सा देख रहे हो ये दल पुंज है। और एक को क्या बोलेंगे हम, ओनली एक को दल बोलेंगे, और सबको कंबाइंडली मतलब इसको 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 साथ में हम दल पुंज कहते हैं। समझ आ गया। तो ये हिस्से जो है वो कहाँ लगे रहते हैं, इस पुष्पासन, इस फूले हुए हिस्से पे लगे हुए रहते हैं। समझ आ गया। अब जैसे दो प्रकार दे रखे, सवर्ण पुष्प, अवृंत पुष्प। ऐसे पुष्प जिनमें पुष्प वृंत होता है यानी पाया जाता है तो उन्हें सवृंत पुष्प कहते हैं, और ऐसे पुष्प जिनमें वृंत नहीं पाया जाता इसे अवृंत पुष्प कहते हैं। तो ये भाग जो है वो पाए जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट चीज क्या कह रही है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना में जो मेन हिस्से होते हैं, मेन भाग होते हैं, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहला है बाह्यदल पुंज, ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा आप देख रहे हो। फिर ये कलरफुल पंखुड़ियां क्या कहलाती है, दल पुंज कहलाती है। ये जो है वो क्या कहलाते हैं, सहायक जो चक्र होते हैं वो कहलाते हैं पुष्प के, क्या कहलाते हैं, सहायक चक्र कहलाते हैं। और ये जो दो देख रहे हो ये आपके जनन चक्र जो है वो कहलाते हैं, है ना, पुमंग और झायान। तो सहायक चक्र क्यों है, क्यों, क्योंकि देखो जो नर होता है परागकोश, है ना, ये परागकोश जो है इसके अंदर पाए जाते हैं परागकण। तो परागकण जो है वो कीटों के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं। कीट कब आएगा फ्लावर के पास, जब ये पंखुड़ियां कैसी होगी, रंगीन होगी, यानी ये जो दल है वो आकर्षक होगा। ठीक है, तो रंगून पंखुड़ियां दल और ग्रीन पंखुड़ियां क्या है, बाह्य दल है। तो ये चीज समझ जाना, तो इन्हें सहायक चक्र कहते हैं। लास्ट में फिर से आपको मैं समझाऊंगी इस वीडियो पे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी इतना ही है ना। तो बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायान इसके 4 मेन हिस्से होते हैं। अब वन बाय वन हम एक एक को समझेंगे। देखो सबसे पहले आता है बाह्य दलपुंज, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसको बाह्य दलपुंज हम कह रहे हैं ना। और एक की बात करूंगी, जैसे ये एक है और ये इधर दूसरा है, ठीक है, तो एक को हम सिर्फ क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे, और पुंज का मतलब होता है समूह। तो अगर कंबाइंडली बोलेंगे तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या करता है, इसका काम क्या है, ये जो अंदर वाले जितने भी पार्ट्स हैं इस फ्लावर के, चाहे वो दल ले लो, चाहे आप पुमंग ले लो, चाहे आप क्या ले लो, ये जो है वर्तिकाग्र अंडाशय, इनकी कली की अवस्था में यानी जब ये फ्लावर बंद होता है तो इसकी बाहर से ये क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो ये सुरक्षा करने का काम करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है इसका बाह्य दलपुंज। जो है ये जो रंगीन पंखुड़ियां होती है इन्हें हम बाह्य सॉरी बाह्य दलपुंज के काम दिए हुए हैं, दल के नहीं, बाह्य दलपुंज के हैं। तो देखो यानी इस ग्रीन वाले हिस्से के काम दिए हुए हैं, कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करना और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना। क्योंकि ये ग्रीन होती है तो इसमें क्लोरोफिल जो है वो पाया जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण से भोजन का क्या करेगा, निर्माण करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है दलपुंज, जिसको कोरोला कहा जाता है। अब ये जो है वो रंगीन पार्ट होता है, ये जो कलरफुल पंखुड़ी आप रोज की देख रहे हो ये हमारी क्या है, दलपुंज है। ठीक है, अब दलपुंज जो होते हैं उसके एक हिस्से को हम पेटल कहते हैं या दल कहते हैं। आगे बात समझ में, इंग्लिश में पेटल कहा जाता है, दल कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट जो संरचना, वो आती है पुमंग। ठीक है, पुमंग जो होते हैं ये भी पुमंग है, और मतलब ये जो पुमंग है यानी यहाँ पर पुमंग जो है पूरी एक समूह है, इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। एक इकाई क्या कहलाती है इसकी, पुंकेसर कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी पुंकेसर है और ये भी पुंकेसर है, इनको कंबाइंडली हम बोलेंगे तो पुमंग कहा जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट पुमंग की संरचना में क्या दिया हुआ है, पुमंग पुष्प का नर जनन अंग होता है। क्या होता है, नर जनन अंग होता है। पुमंग की संरचना तथा उसके भाग, पुमंग जो है पुष्प का नर जनन अंग होता है, इसके अवयवों को यानी इसकी इकाइयों को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। समझ आया। उसके बाद देखो
अब इस पुमंग की संरचना में ये जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर जो है उसका निर्माण किससे मिलकर होता है? तो पुंकेसर के जो है वो 3 भाग होते हैं। पहला है परागकोश, दूसरा योजी उत्तक और तीसरा पूतंतु। तो ये भी आपका एक पुंकेसर है और ये भी एक पुंकेसर है। ये फूली हुई संरचना और ये लंबा तंतु आप जो देख रहे हो, ये जो संरचना है ये क्या है? पुंकेसर है। और पुंकेसर जो है सारे मिलकर साथ में क्या कहलाते हैं? पुमंग कहलाते हैं। तो पुंकेसर की संरचना ये दी हुई है आपके, एक लंबे धागे जैसी संरचना होती है, इसको पूतंतु कहते हैं। ये परागकोश है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? पराग कण कहा जाता है। तो पराग कण जो होता है वो इसके अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब यहाँ पर ये परागकोश जो देखो आप 2 पालियों में विभक्त आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर इस परागकोश और पूतंतु को जोड़ने वाला जो उत्तक पाया जाता है उसे योजी उत्तक कहा जाता है। तो ये योजी उत्तक जो है वो पाया जाता है ना। तो ये पुंकेसर के 3 हिस्से होते हैं, परागकोश, योजी और पूतंतु पाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, परागकोश योजीन को जोड़ने का काम कर रहा है और ये पूतंतु जो है वो उपस्थित है। अब देखो जो है परागकोश जो होता है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है? ऐसे सेक्शंस के अंदर डिवाइड, मतलब ये अगर इस परागकोश को हम काट दें तो ये इस तरह से सेक्शंस के अंदर क्या होता है? डिवाइड होता हुआ दिखाई देता है ना, इस तरीके से। तो ये जो संरचना गोल गोल आपको दिख रही है ये इस तरीके से, ये परागपुट कहलाती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? परागपुट कहते हैं। ये एक परागपुट है, ये एक परागपुट है। तो ये परागपुट जो है वो आपको सामने स्क्रीन पर क्या हो रहे हैं? दिख रहे हैं ना। तो ये परागपुट जो है वो पाए जाते हैं। ये दिख रहा है सामने, ये गोल गोल, ये परागपुट है। अब इस परागपुट के अंदर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है जिन्हें क्या कहा जाता है? पराग कण कहा जाता है। पराग कण जो है, इन्हें परागपुट को ध्यान रखना, प्रकोष्ठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकोष्ठ भी कहा जाता है। ठीक, तो जैसे अब यहाँ पर ये जो आप पुंकेसर देख रहे हो ये 2 पालियों में विभक्त है। तो प्रत्येक यानी एक पाली और ये 2 पाली, ये एक पाली और ये दूसरी पाली है। तो ये जो उत्तक है ना, तो ये पालियां 2 पाली के, द्विपालिक है। अब इसके अंदर एक प्रकार जो है परागपुट होगा, इसके अंदर भी एक परागपुट होगा, इसके अंदर भी एक पराग होगा और एक इसके अंदर भी एक परागपुट होगा। तो ये जो है ये पराग जो है पुट पाए जाते हैं जिनके अंदर परागकण क्या होते हैं? भरे हुए रहते हैं, जिसमें नर युग्मक पाया जाता है। अगर मान लो अगर ये पराग जो है पाली 2 है तो इसे हम डाइथोकस का कहते हैं। और अगर ये जो पराग जो कोश है वो सिर्फ एक ही पाली होती है, यानी ये 2 पालियां नहीं होती इस पराग कोश के अंदर, ये एक ही पाली है, तो इसको क्या कहेंगे? मोनोथीकस कहेंगे, एक पालिक कहेंगे और इसे द्विपालिक कहेंगे। द्विपालिक पराग कोश और ये एक पालिक पराग कोश है। इंग्लिश में इसको मोनोथीकस और इसको डाइथीकस कहते हैं। अगर ये इस तरीके से 2 हिस्सों से मिलकर बना है तो द्विपालिक, और ये एक है तो एक पालिक कहते हैं। तो ये हो गए पराग कोश, ठीक है। फिर आता है संरचना कौन सी? पूतंतु, पुंकेसर का पूतंतु। पूतंतु का कार्य जो है पराग कोश को क्या करना है? सीधे साधे रखना है। मतलब पराग कोश किसके ऊपर टिका हुआ है? इसके ऊपर ही टिका हुआ है, इस धागे जैसी संरचना इस तंतु पे तो टिका हुआ है। कभी कभी पूतंतु न होने पर पुंकेसर अवृत हो जाते हैं। मतलब क्या होता है? पुंकेसर नहीं है, अगर मान लो इसमें पुंकेसर है ही नहीं तो ये अवृत हो जाते हैं। दूसरी ओर पूतंतु पर परागकोश ही उत्पन्न नहीं होते तो पुंकेसर एक बंद पुंकेसर होता है। यानी अगर मान लो अगर परागकोश नहीं है, ध्यान से सुनना इसको, अगर परागकोश नहीं है तो पुंकेसर बंद होंगे। क्यों? क्योंकि परागकण किसमें पाए जा रहे हैं? इस पराग कोश के अंदर ही पाए जा रहे हैं, जो कि नर युग्मक है। ये नर युग्मक ही अंडाणु से मिलते हैं। तो अगर ये नहीं है तो ये जनन करने की क्षमता नहीं रखते। और अगर तंतु नहीं है तो इसे अवृंती पुंकेसर कहेंगे। आगे बात समझ में? तो ये चीज है। फिर है पुंकेसर का योजी उत्तक है। ये योजी उत्तक
योजी छोटा सा उत्तक समूह होता है जिसमें संबंध उत्तक जो है पाया जाता है। तो ये किसको, योजी उत्तक का काम क्या है बेटा, परागकोश और कुतंतु को चिपकाने का काम है। और परागकोश की ये जो पालियां दिख रही है, ये एक पाली और ये दो पाली, इन खंडों को भी जोड़ने का क्या करता है, काम करता है। फिर है पुमंग की संरचना तथा उनके भाग। पुंकेसर का योजी जो होता है, पुंकेसर का योजी जो है वो अगर बहुत छोटा होता है तो उसे डिस्क्रिट कहते हैं। आगे बात समझ में क्या कहेंगे, इसको डिस्क्रिट। ठीक, अगर ये पुंकेसर जो है उसकी पालियों को क्या कर देता है, दूर दूर कर देता है, इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। ये देखो, ये योजी यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये क्या कर रहा है, ये जो पुंकेसर की जो पालियां हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, पहली ये हिस्सा और दूसरा ये हिस्सा। तो इन पालियों को क्या कर दिया, दूर दूर, तो इसको बोलेंगे डाइवेरिकेट कहेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है डिस्ट्रेक्टाइल। डिस्ट्रेक्टाइल में ये योजी उत्तक काफी बड़ा हो जाता है, ये काफी क्या हो गया है, बड़ा हो गया। तो ये एक पाली जो है यहाँ हो गई और एक पाली यहाँ हो गई। ऐसा साल्विया जो है पुष्प है उसके अंदर पाया जाता है। तो ये पालियां क्या होती है, बहुत दूर दूर हो जाती है। फिर है अनुबंधित, इसके अंदर क्या होता है, ये परिस्थित रूप के अंदर जो है वो क्या होता है, योजी उत्तक पाया जाता है। और ये यहाँ पर ये परागकोश है, ये अति वृद्धि हो गई, ऊपर की ओर बढ़ गया है ना। तो इस प्रकार से ये प्रकार हो गए। फिर है पुंकेसरों के परागकोश। ठीक है, पुंकेसर का परागकोश अति आवश्यक है तथा कई आकार के होते हैं, जैसे कि वृत्ताकार, ये किडनी के समान हो गया, लंबवत होते हैं, लंबे होते हैं ये इस तरीके से। फिर ये गोल भी होते हैं, ये गोलाकार आकार में भी होते हैं, वीणाकार भी होते हैं। तो कई आकार जो होते हैं इन परागकोश के क्या होते हैं, पाए जाते हैं। फिर है पुंकेसर के परागकोश जो होते हैं, पौधों के परागकोश इसी प्रकार फटते हैं, अर्थात दो परागपुटों के जोड़ पर लंबी दरार के रूप में फटते हैं। देखो यहाँ पर जैसे ये परागकोश है, तो यहाँ पर लंबी दरार बन जाती है और ये फट जाता है और ये परागकण क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। परागकोश का खांच युक्त अधर तल जायांग केंद्र की ओर होता है, इसे अंतर्मुखी कहते हैं। मतलब जैसे यहाँ पर जायांग का मतलब है स्त्री के सन, ये ठीक है, जिसमें यहाँ पर अंडाणु पाया जाएगा। तो अगर मान लो ये जो खांच बनी है ये किसकी ओर है, इस जायांग की ओर है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इस परागकोश को क्या कहेंगे, अंतर्मुखी परागकोश कहेंगे। ये टर्मिनोलॉजी आती है बेटा, ध्यान रखना। आगे बात समझ में, किसकी ओर ये फटा तो परागकण आए सीधे कहाँ गिरेंगे, इस जायांग के अंदर, और ये अंडाणु जो है इसके अंदर इससे मिल जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये जो अगर जो परागकोश है ये फटा और ये जो दरार है वो किसकी ओर है, जायांग की ओर है, तो इसे अंतर्मुखी कहेंगे। इसी के विपरीत यह तल जब दलों जो पुष्प की परिधि की ओर होता है तो इस व्यवस्था को बहुमुखी कहेंगे। यानी ये फटे लेकिन इसके इधर कौन है उपस्थित, बाह्य दल और क्या है, दल उपस्थित है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इस परागकोश को बहुमुखी कहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, ये वाला टॉपिक। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गाइनोशियम, यानी जो हमारी जायांग होती है उसकी संरचना। जायांग कहाँ पर है, ये देखो, ये रेड कलर में, ये वर्तिकाग्र, ये ऊपर चिपचिपा जो स्थल होता है थोड़ा सा चौड़ा, फिर ये लंबी जो स्ट्रक्चर है वो है वर्तिका, और यहाँ पर ये फूला हुआ हिस्सा जो होता है वो अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के अंदर जो ये गोल गोल आपको हरी हरी स्ट्रक्चर दिख रही है ये है बीजांड। आगे बात समझ में, तो जायांग के 3 पार्ट होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, और इन तीनों को मिलकर बनने वाली संरचना जो होती है उसे अंडप कहते हैं, है ना। तो कई अंडप पाए जाते हैं इसके अंदर, तो ये सारे मिलकर क्या कहलाते हैं, जायांग कहलाते हैं। तो जायांग की एक इकाई अंडप कहलाती है और अंडप का निर्माण इन 3 भागों से मिलकर हुआ है। किससे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर हुआ है। ठीक है, फिर आता है वर्तिकाग्र, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम देखेंगे। साधारणतः वर्तिकाग्र वर्तिका के शीर्ष पर स्थित होती है, ये लंबा हिस्सा है, यानी अगर मैं बनाऊं डायग्राम, देखो यहाँ पर ये ठीक है, तो ये हिस्सा जो है वर्तिकाग्र है, ये वर्तिकाग्र है और ये हिस्सा जो है वर्तिका है। ठीक है, तो वर्तिका के अग्र हिस्से पर क्या पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है, किंतु कभी कभी वर्तिकाग्र अनुपस्थित होने पर इसे अवृंत कहा जाता है। कभी कभी क्या होती है, वर्तिका
अनुपस्थित होती है, यानी ये वर्तिका नहीं पाई जाती है, तो इसे हम इस जायांग को हम क्या कहेंगे, अवृंत जो है जायांग कहेंगे। कुछ पौधों में यह अन्य आकार प्रकार का होता है। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है ताकि परागकण इस पर आकर चिपक सके। तो परागकण जो है वो इस पे चिपक सके, इसलिए इसका सतह कैसी होती है, चिपचिपी होती है। ये देखो अलग अलग शेप के वर्तिकाग्र क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। आप देख लेना। वर्तिकाग्र सामान्यतः एक अंडक के लिए एक वर्तिकाग्र होता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के वर्तिकाग्र दो या दो से अधिक पालियों में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इस आधार पर ये द्विशाखी, त्रिशाखी आदि होते हैं। यानी जो वर्तिकाग्र होता है वो कई कारणों से क्या होता है, बट जाता है पालियों के अंदर, एक पाली या दो पाली में। तो दो पालियों के अंदर उपस्थित है, यानी ये वाला हिस्सा तो सेम है, ये वर्तिका तो सेम है, नीचे वाला हिस्सा तो क्या है, सेम है। और यहाँ पर अंडाशय आ गया, लेकिन ये वर्तिका दो हिस्सों में क्या हो गई, बट गई, तो द्विपाली कहेंगे। तीन में बट गई तो क्या कहेंगे, त्रिपाली कहेंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, कई कारणों से बट जाती है। फिर है जायांग की संरचना और उसके भाग, है ना। उसमें आता है नेक्स्ट हिस्सा हमारा कौन सा, वर्तिका। वर्तिका वर्तिकाग्र को साधने तथा अंडाशय से जोड़ने का काम करता है। मतलब ये इसका काम क्या है, ये तो है कौन सा हिस्सा हमारा, वर्तिकाग्र। ये वाला हिस्सा कौन सा है, वर्तिकाग्र, ठीक है। ये फूला हुआ हिस्सा हमारा कौन सा है, अंडाशय, है ना। तो अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वर्तिका कर रही है। आ रही बात समझ में। तो ये जोड़ने का काम करता है। सामान्यतः अंडाशय के ऊपरी भाग से निकलता है, शीर्षस्थ व अंतस्थ कहलाता है। ठीक है, अंडाशय के ऊपरी भाग से क्या करता है, ये निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वर्तिका के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ पौधों में अंडाशय का शीर्ष मुड़कर एक और आ जाता है। इस प्रकार वर्तिका एक पार्श्व में स्थित होती है। वर्तिका ठोस या खोखली हो सकती है, अथवा कभी कभी रोमिल भी होती है। मतलब ये जो वर्तिका है उसपे छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। कभी कभी ये क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है पंखुड़ियां तो नीचे दिखती है और ये वर्तिकाग्र ऐसे लटका हुआ दिखता है ना, ये वर्तिका के लंबे होने के कारण होता है। और ये कभी ये क्या ऐसी होती है, ठोस होती है, या फिर ठोस होती है तो मतलब अंदर उब तक भरा रहता है। लेकिन अगर अंदर उब तक नहीं भरा रहता तो ये वर्तिका जो है वो कैसी कहलाएगी, खोखली होती है और इसके ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं। फिर उसके बाद है वर्तिका के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र होने पर वर्तिकाएं संख्या में कई हो सकती है, लेकिन कुछ दो पंक्तियां वेशम में शाखित हो जाती है। मतलब कभी कभी वर्तिकाग्र है जो शाखाओं के अंदर भी क्या हो जाती है, बट जाती है। वर्तिका निषेचन के बाद सूखकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। जब भी है ना मतलब पराग कण और अंडाणु क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, है ना। परागकण और क्या मिल गया, अंडाणु जो है, जो कि इस अंडाशय के अंदर उपस्थित है, ये मिल जाएंगे, मतलब निषेचन हो जाएगा। तो ये वर्तिकाग्र सूखकर क्या हो जाएगी, वर्तिका जो है वो सूखकर गिर जाएगी, पर्णपाती कहलाती है। किंतु कुछ पुष्पों में ये हमेशा बनी रहती है, तो इसे आपाती या चिरलग्न कहते हैं। तो ये वर्तिका दो प्रकार की हो सकती है। फिर आता है अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, यानी ये जो फूला हुआ हिस्सा होता है, इस तरीके से ये जो नीचे फूला हुआ हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय के अंदर जो संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर है बीजांड जो है वो एक स्पेशल प्लेस पे जुड़े रहते हैं, यानी ये अंडाशय है उस पे ये बीजांड जिस स्पेस पे जुड़ा रहता है उसे बीजांड आसन कहते हैं। क्या कहा जाता है, बीजांड आसन कहते हैं, है ना। आगे बात समझ में, तो बीजांड आसन कहा जाता है। फिर है इसी प्रकार अंडाशय जो एक अंडपी, बहुअंडपी, एक कोष्ठकीय, त्रिकोष्ठकीय, चतुष्कोष्ठकीय, मतलब अंडाशय जो है वो कई कोष्ठों में क्या होता है, अगर बटा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर कई कोष्ठों में बटा होता है, कई कोष्ठ में बटा होता है। देखो ये कोष्ठ में बटा हुआ है, ये कई
जो है कोष्ठ के अंदर क्या है बटा हुआ है। अगर ये एक ही है और इसमें नॉर्मल बीजांड लगा हुआ है तो ये एक अंडपी हो गया। लेकिन अगर है इसके अंदर ये कोष्ठ बटे हुए हैं, 3 कोष्ठ है, एक पहला कोष्ठ, दूसरा कोष्ठ, तीसरा कोष्ठ, तो ये त्रिकोष्ठकीय हो गया। तो इस तरीके से ये क्या होता है कोष्ठों के अंदर बटाव होता है, चतुर्कोष्ठकीय, पंचकोष्ठकीय होता है, ठीक है। और अगर एक ही अंडक उपस्थित है, मतलब ये एक ही स्त्री के सर उपस्थित, तो एक अंडपी कहलाएगा। और अगर एक से ज्यादा अंडक उपस्थित है तो बहुअंडपी कहलाता है। अंडाशय जो है साधारण कोष्ठों की संख्या अंडकों की संख्या बताती है। मतलब ये अगर कोष्ठ 2 उपस्थित है, दैट मीन्स ये जो आप संरचना देख रहे हो मादा वाली, आपको पता है अंडक किसको कह रहे हैं? अंडक का मतलब यहाँ पर है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ये तीनों मिलकर जो संरचना बना रहे हैं वो अंडक है ना। तो अंडक जो है उनकी संख्या को बता रहा है, मतलब 2 कोष्ठ उपस्थित है, मतलब इसमें कितने अंडक उपस्थित है? 2 जो है अंडक उपस्थित है, ठीक है। और इनकी वजह से इनमें क्या बन जाते हैं? पट्ट बन जाते हैं, ठीक। तो ये आपके हो गई। अब यहाँ पर ये जो है अंडक के जो है अंडाशय के प्रकार दे रखे हैं, देखो एक कोष्ठकीय, ये द्विकोष्ठकीय, ये त्रिकोष्ठकीय, यानी इसमें 3 कोष्ठक है, 1 2 और ये 3। फिर ये चतुष्क कोष्ठकीय, 1 2 3 4, ठीक है। और ये पंचकोष्ठकीय, मतलब 1 2 3, यानी ये जो फुला हुआ हिस्सा है उसको हमने ऐसा काटा है ना, इस काटा हमने यूं टेढ़ा, तो काटने पर हमको ऐसा दिखता है। और ये इसके अंदर ये जो मोती जैसे लगे हुए हैं ये बीजांड होते हैं। क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। इस बीजांड के अंदर क्या पाया जाता है? बीजांड में भ्रूण पाया जाता है। और ये भ्रूण जो है आगे चलकर विकसित होता है और नए पादप का क्या करता है? निर्माण करता है। और इस भ्रूण का निर्माण जो है वो निषेचन के कारण होता है। आगे बात समझ में? तो ये इस तरीके से आपका ये टॉपिक जो है वो फिनिश होता है, एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना कंप्लीट होती है।